हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 10। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इस सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में जो वृत्त पार्ट्स है, यानी कि चैप्टर का नाम है वृत्त, ठीक है, यानी कि सर्कल। तो आज हम इसमें वृत्त के सभी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, वृत्त के सभी पार्ट्स, उसके जानकारी समझेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि चैप्टर का नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले हमने क्या किया है कि वृत्त के सभी पार्ट्स और उसकी परिभाषा को हम पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त किसे कहते हैं, तो एक समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक समतल क्षेत्र है, ठीक है, एक समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये जो रचनाएं हैं, इसमें जितने भी साइड जो लाइन है, कोई भी रेखा जो होता है वो एक बिंदुओं का समूह होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इसके चारों तरफ जो एक वक्र रेखा है, ये सब क्या है, बिंदुओं का समूह। ठीक है, और ये किसी एक खास बिंदु यानी कि केंद्र से एक समान दूरी पर स्थित है, यानी कि केंद्र जब इसके मध्य में है, ठीक है, इसके परिधि के सभी बिंदु जो है ये सभी एक समान दूरी पर है। ठीक है, इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। जस्ट उसी प्रकार परिभाषा है कि एक समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु यानी कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ये सभी बिंदुओं के समूह है जो एक केंद्र से एक समान दूरी पर स्थित है, और इसी बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त के मुख्य इतने सभी पार्ट्स हैं, इसके इतने भाग हैं, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले तो केंद्र, तो केंद्र के बारे में हम समझेंगे। केंद्र को हम ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें दिया हुआ है कि जो सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, मतलब एक वैसा बिंदु यानी कि वृत्त के अंदर एक वैसा बिंदु जो सभी बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित है, उसी को हम केंद्र कहते हैं। आप देखिए कि पूरे वृत्त में एक केंद्र ही एक वैसा बिंदु होता है जो सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने बताया है कि केंद्र जो है वो क्या होता है, सभी बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित होता है, और इसे हम ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, कैसे, ओ से, ओ मतलब ओरिजिन होता है। ठीक है, अगला है त्रिज्या। त्रिज्या इसे हम आर से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी कि एक वैसा दूरी, एक वैसा रेखा, ठीक है, एक वैसा दूरी जो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी हो। ठीक है, यानी कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है व्यास। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से, इसे रेडियस कहा जाता है, और व्यास को डायमीटर कहा जाता है, इसलिए इसे डी से सूचित करते हैं। तो व्यास जो होता है, कह रहा है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा जो होता है उसी को हम व्यास कहते हैं। यानी कि व्यास जो होता है वो वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांटता है, यानी कि ये जो त्रिज्या है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो व्यास होता है। अब देखिए कि व्यास जो है वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है। ठीक है, आप इधर देखिए कि इधर भी एक हिस्सा है, दूसरे तरफ भी एक हिस्सा है। तो व्यास किसी भी एरिया में इस साइड किसी भी दिशा में अगर आप खींचिए व्यास को, तो व्यास जो होगा पूरे वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांटता है। या फिर इसका दूसरा बात आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाता है। तो ये पूरा व्यास हो गया और ये आधा इसका त्रिज्या हो गया, ये केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे पूरे को व्यास कह सकते हैं, यानी कि डायमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना, या फिर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला मैटर हमारे पास है परिधि। तो परिधि क्या होता है, क्या कहा जा रहा है कि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्त जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वृत्त है, अब इसको घेरने के लिए एक वक्र रेखा है, चारों साइड एक वक्र रेखा है जो इस वृत्त के एरिया को घेर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ठीक है, अगला मैटर है जीवा। तो जीवा के बारे में क्या कहा गया है, तो जीवा क्या है, तो वृत्त को किसी दो हिस्सों
में विभाजित करने वाला रेखा जो होता है उसे हम जीवा कहते हैं। मतलब कि वृत्त जो होता है उसे किसी भी दो हिस्सा में जो बांट दे जो रेखा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। आप कहेंगे कि इससे पहले हमने एक और बात पढ़ा था यहाँ पर, एक चीज़ और, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को व्यास बोलते हैं। तो आप कहिएगा कि इसका मतलब व्यास और जीवा दोनों में कोई समानता है या फिर दोनों एक ही है, तो हम कहेंगे हाँ दोनों एक ही है। व्यास जो होता है वो भी एक जीवा है, ठीक है, व्यास वो भी एक जीवा है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कहा गया जीवा के बारे में, वृत्त को किसी दो हिस्सों में विभाजित करने वाले रेखा को हम जीवा कहते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटता हो, जैसे ये रेखा है, तो आप यहाँ देखिए इसके ऊपर का हिस्सा एक हो गया पूरा, और इसके दूसरे साइड का जो हिस्सा हो गया ये हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये भी तो दो हिस्सा में बांट रहा है वृत्त को। हाँ बराबर हिस्सा में नहीं बांट रहा है पर दो हिस्सा में बांट रहा है। या फिर अब दूसरा वृत्त हम लेते हैं यहाँ पर, अब अगर जैसे यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, तो ये दोनों क्या कर रहा है, ये भी इसे वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा में बांट रहा है, और ये जो है ये भी वृत्त को एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा में बांट रहा है। तो ये दोनों जो है वृत्त का क्या होगा, जीवा होगा। लेकिन व्यास में क्या मसला है, व्यास जो होता है वो एक ऐसा जीवा होता है जो वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांटता है, या फिर व्यास जो होता है, इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि व्यास जो होता है वो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है, ठीक है, व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। या फिर तीसरा मैटर इसमें हम एक बात और इसमें हम बोल सकते हैं कि व्यास वैसी जीवा होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। यानी कि आप देख लीजिए कि जितनी भी जीवाएं हैं, जीवा एक नहीं होती है, बहुत सारे जीवा हम खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जीवा होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है, केंद्र से जैसे दूर होते जाएगा तो इसकी लंबाई घटते जाएगी, और केंद्र के जितने नज़दीक होते जाएगा तो जीवा की लंबाई बढ़ते जाती है। तो जब लास्ट में जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि केंद्र से जो होकर गुजरता है जीवा, उसी को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। तो जीवा और व्यास दोनों एक ही है, बस व्यास वो जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। तो ये दोनों समानता है व्यास और जीवा में, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी व्यास जीवा है लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए कि ये सभी जो है ये जितनी भी है, ये इसे छोड़कर, यहाँ से हमने जो ब्लैक में लाइन खींचा है इसे छोड़कर बाकी सब जीवा है, ठीक है। लेकिन ये भी जीवा है, लेकिन व्यास बाकी सब व्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जीवा और व्यास दोनों एक समान है, लेकिन व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है और बाकी जीवा जो होता है वो व्यास से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ से हम व्यास और जीवा के बारे में समझ गए। अगला मैटर है स्पर्श रेखा, और ये चैप्टर का सबसे अहम पार्ट जो है ना, ये स्पर्श रेखा सबसे प्रमुख पार्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी पार्ट से आता है, इसी मैटर से आता है। इसको हम समझते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है स्पर्श रेखा के बारे में, कि वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को छूते हुए गुजरता हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रेखा हम खींचते हैं इस प्रकार, आप यहाँ देख लीजिए कि वृत्त को ये रेखा किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पर, ठीक है। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप दूसरे एरिया में भी खींच सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए यहाँ भी ये जो रेखा गया है ये वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श किया है, इसलिए ये भी क्या होगा, इसका स्पर्श रेखा होगा। और एक पॉइंट यहाँ पर और समझना है कि जो बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में प्रश्नावली 10.1 में पूछा जाएगा, ठीक। तो इस मैटर को हम एक बार और अलग से पढ़ेंगे, इस मैटर को, स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा के इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी मैटर से आता है। अगला है छेदक रेखा। छेदक रेखा को एक और नाम से हम जान सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा भी कहा जाता है। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। मतलब स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में बस इतना ही अंतर है कि स्पर्श रेखा जो है वो एक बिंदु से होकर गुजरता है और छेदक रेखा दो बिंदु से होकर गुजरता है, बस इतने का अंतर है, बाकी दोनों तो रेखा ही है। तो आप देखिए, जैसे आप इस वृत्त में समझ लीजिए, यहाँ पर इस वृत्त में समझ लीजिए कि छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा मतलब कि जो रेखा वृत्त को किसी दो बिंदु पर काटे, जैसे ये आप देखिए कि यहाँ पर वृत्त पर
दो बिंदु पर ये काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसे? छेदक रेखा। ठीक है, अब इसी प्रकार ने और तरीका से हम इसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी भी प्रकार। बस इतना समझिए कि जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो छेदक रेखा होता है, और जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो स्पर्श रेखा होता है। तो बस इतना ही इस दोनों में अंतर है। ठीक है, अब आप इस सभी पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो जितना भी पार्ट्स हमने पढ़ा है ये सब 10th से पहले ही पढ़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा को विस्तार से। ठीक, इसके आगे हमें पढ़ना है स्पर्श रेखा। आप देखिए इतने प्रकार के स्पर्श रेखा के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आपको हम पहले बताए थे कि स्पर्श रेखा जो है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमें स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना होगा। तो आप देखिए कि इस वृत्त पर इतने प्रकार के स्पर्श रेखा बनता है और सबके बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और थोड़ा थोड़ा अंतर इस प्रकार आपको देगा कि आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही है, पर दोनों में अंतर हो जाएगा और यहीं पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी स्पर्श रेखा के अलग अलग प्रकार को समझ लीजिए, और अधिकतर आपसे पूछा जाता है स्पर्श रेखा की संख्या। ठीक है, सब ज़्यादा फंसाता है स्टूडेंट को स्पर्श रेखा की संख्या में। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप बताइएगा अनंत। आप यहाँ देखिए हमने इस चित्र में उसे समझाया है। ठीक है, कि किसी भी वृत्त पर सीधा सीधा जब आपसे पूछा जाए कि किसी वृत्त पर कुल स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगा, क्योंकि वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच यही संबंध होता है कि उसके एक बिंदु पर वो स्पर्श करता है। इसका मतलब ये है कि वृत्त पर तो अनंत बिंदु होता है, और जब वृत्त पर अनंत बिंदु होता है तो उस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वहां पर उसका आंसर होगा एक। ये जो है एक स्पर्श रेखा होगा, और यहाँ पर होगा अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि हमें पूछा जा रहा है वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की संख्या, तो एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा बनता है। ठीक है, अब देखिए फिर से थोड़ा घुमा देगा आपको कि किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, यानी कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा दो। किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से हमेशा मात्र दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और खासकर उस दोनों में एक संबंध और होता है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यही आप देखिए एक जगह अनंत हो रहा है, एक जगह एक हो रहा है, और एक जगह दो हो रहा है। ठीक है, कब? जब सिर्फ पूछा जाए आपको सीधा सीधा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है, तो वहाँ पर होगा अनंत। जब पूछा जाए कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो वहाँ पर लिखिएगा एक। और जब पूछा जाए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो यहाँ होगा दो, और वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा, यानी कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। और जितनी भी स्पर्श रेखाएं होती है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। जितनी बातें अभी हम आपको बता रहे हैं ये सब आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके आप सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम पॉइंट नहीं लिखकर हम चित्र से ही आपको समझा दिए हैं, चित्र से आप समझ लीजिएगा, पॉइंट तो खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा बन सकता है और दोनों आपस में बराबर होगा, और जितनी भी स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगला देखिए, अब यहाँ से आ रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये तो हो गया स्पर्श रेखा की संख्या। अब यहाँ से जो पॉइंट है ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि संकेंद्री वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी बन सकती है। अब संकेंद्री वृत्त किसको कहते हैं? ऐसा दो वृत्त या वृत्तों का ऐसा युग्म जिसका केंद्र एक हो, यानी कि एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बनाया जाए तो उसे हम संकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो संकेंद्री वृत्त पर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब एक ऐसा चीज जो दोनों जगह पे हो, तो उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो अगला मैटर है हमें, तो आपको इसमें सबसे पहला टाइप इस टाइप का पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसी संकेंद्री वृत्त पर, अब संकेंद्री वृत्त क्या होता है? जिसका केंद्र एक हो, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया हो, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? तो इसकी संख्या 0 होगा। ठीक है, ये शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? क्योंकि आप देखिए कि जब आप एक स्पर्श रेखा एक छोटे वृत्त पर खींचते हैं तो वो दूसरी वृत्त का जीवा हो जाता है, यानी कि दूसरे वृत्त का स्पर्श रेखा नहीं होता है। और जब हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा इसका नहीं है,
मतलब कि कोई भी स्पर्श रेखा इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, ये इसका अपना अलग है, इसका ये अपना अलग है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य होगा, मतलब एक भी ऐसा स्पर्श रेखा नहीं होगा जो संकेंद्रीय वृत्त में उभयनिष्ठ हो। अब आगे आ जाता है, इसमें है समांतर वृत्त, इसे हम समांतर वृत्त कहते हैं, मतलब जो समांतर में हो वृत्त वैसा वृत्त। तो समांतर वृत्त जो होता है उसमें स्पर्श रेखा की संख्या मात्र 2 होता है, इसमें मात्र 2 स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि आप देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आप ध्यान रखिएगा बार बार यहाँ पर इस मैटर पर हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से समझते हैं, ठीक है। तो समांतर वृत्त जो होता है, समांतर वृत्त, ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होता है। अब देखिए कि हमने जो है 2 स्पर्श रेखा खींचा है, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं जो स्पर्श रेखा दोनों का स्पर्श रेखा हो, ठीक है, इसलिए इसमें कितना होगा, 2 होगा। अगला है, इसे हम कहते हैं बाह्य स्पर्श वृत्त, यानी कि वैसा 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता हो उसे हम बाह्य स्पर्श वृत्त कहते हैं। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या 3 होता है, ठीक है। आप देखिए कि ये दोनों वृत्त कहाँ भाग से स्पर्श कर रहा है, तो इसमें एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक बीच से गुजर रहा है, तो ये दोनों जो है ये सब मिला के 3 स्पर्श रेखा होता है जो इसमें उभयनिष्ठ है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि किसी बाह्य स्पर्श वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पर आप क्या बताइएगा, 3 बताइएगा। अब है, इसे हम अंतः स्पर्श वृत्त कहते हैं, मतलब कि वैसा वृत्त जो एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप देखिए ऐसा और कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है जो दोनों को स्पर्श करता हो। अगर हम इसका स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इधर से, तो ये इसका नहीं हो रहा है, और इसका खींच रहे हैं तो ये इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होगा इसमें इसकी संख्या 1 होगा। तो स्पर्श रेखा से इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी मैटर हमने आपको समझाया है वो सबको आप एक एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन, ये सभी में से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे नोट आउट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और है स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच का जो आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिए एक और चीज़ आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए, जैसे यहाँ पर हम एक और त्रिज्या खींच लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई कोण का मान यहाँ पर दे देगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण 50 डिग्री है, तो अगर ये 50 डिग्री दे देगा उसके बाद इसका मान आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी इस टाइप का रहे तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया पहले ही कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये 90 और 90 दोनों अलग हो गया, तो ये दोनों का जोड़ जो होगा ना हमेशा 180 होगा, ठीक है, 180 इसका जोड़ होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब इस दोनों में से कोई एक का मान दिया रहे तो उसमें से 180 में से दूसरे को माइनस करेंगे तो दूसरा का मान निकल जाएगा। जब इसमें हम 180 को माइनस करते हैं तो इसका मान होता है 130, ठीक है। इस प्रकार या इसका मान दिया रहेगा तो आप इसका निकाल सकते हैं। जस्ट इसी प्रकार इसी में दूसरा टाइप भी देता है, वो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, यहाँ से केंद्र और स्पर्श बिंदु जो होगा इसको मिला देगा, ठीक है, और कहा जाएगा इसमें से किसी एक का मान दिया रहेगा और दूसरा का पूछ देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये तो एक त्रिभुज है, अब जब ये 90 अलग हो गया तो इस दोनों का जोड़ तो 90 होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों का जोड़ 90 होगा। तो अगर ये 30 है तो अगर हम इस दोनों को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक का मान दिया रहेगा आधा, जब इसमें से आधा रहेगा तो उसमें एक का मान दिया रहेगा तो उसे 90 में से माइनस करके लिखना है। जब ये पूरा रहेगा, बीच का लाइन नहीं रहेगा, तब आपको 180 में से माइनस करके करना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्पर्श रेखा से रिलेटेड, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया। तो स्पर्श रेखा की जितनी भी मैटर थी हमने यहाँ पर सब समझ लिया है, ठीक है। और हम अगले दिन यानी कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।